लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, मिट्टी में जब आप खाद दोगी, ये खाद देने का बाद मिट्टी का ग्रेन साइज बदल जाता है, इसने सुना है। तो ये केमिकल जो फर्टिलाइजर जो आप आज का डेट में हम यूज कर रहे हैं, वो यूज करने का बाद में क्या होता है, हम सॉइल मैकेनिक्स का है इसीलिए हमको ग्रेन साइज पता है। तो इसका ग्रेन अगर 0.5 माइक्रोन था, ये जाके 7 माइक्रोन बन गया, 0.7। जब ये 0.7 माइक्रोन बन गया, इसका रेंज कहां पे चला गया, बालू का रेंज में चला गया। तो बालू होने का बाद आप जितना भी कोशिश करोगे, आप पेड़ पौधा लगाएंगे तो इसका मैक्सिमम उसको चाहिए 1 फीट, 18 इंच, 6 इंच से 18 इंच तक उसका रेंज है, जिसमें पेड़ पौधा का जो रूट वगैरह होते हैं वो जाते हैं। अभी हम बहुत किसान को बोलते हैं कि यू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू गो फॉर नेचुरल फार्मिंग, तो वो बोलता है कि नहीं मेरा खेती में तो सब फसल होता नहीं है। मैं बोला आपने कितना साल से ये यूज किया, बोला पिछले 10-15 साल से यूज किया, क्योंकि ये अभी मिट्टी जो है ये निशा युक्त हो गया है। किशन भाइयों, बरुआ जी ने बोला था कि मैं काम कर रहा हूँ अभी, जो हमारा खेत है, खेत में कैसे कीटों को नियंत्रण कर सके पेस्टिसाइड के बिना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आप लोग कुछ सुना हुआ है। और मेरा एक काम है सीरिया, जो सीरिया है, इस सीरिया को कैसे हम लोग कीड़े और कीट नियंत्रण में, कीट कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए कैसे व्यवहार कर सकूं। लगभग 10 साल हम लोग ये काम कर रहा हूँ। और अभी ये एक जो रिकमेंडेशन होता है स्टेट के लिए, असम के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, आप लोगों का जो स्टेट में भी ये रिकमेंडेशन है, हमारा भी ये रिकमेंडेशन है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न इंडिया में, हम लोग सीरिया को कैसे फसल का कीट नियंत्रण में व्यवहार कर सको, उसका रिकमेंडेशन हुआ है। आप लोग को मालूम है, जो भी हमारा परिवेश में, पर्यावरण में सीरिया है और प्राणीकुल है, उसका एक गंभीर रूल होता है। इकोलॉजिकल जो बैलेंस का बारे में अभी बोला था, इसका बारे में हम लोग 2 शब्द आपको बोलना चाहता हूँ जो हम लोग किया है। से आप लोग का खेत में चूहे का जो प्रॉब्लम है, चूहे का, रोडेंट का, रेट का, इसको बार्न ओल क्या बोलता है हिंदी में, उल्लू बोलता है ना, शेट उल्लू, सफेद उल्लू बोलता है ना। अच्छा, इस उल्लू ऐसे एक सीरिया है, प्राणी है, जो डिपेंड करता है चूहे के पर। उसका मूल जो खाद्य है, जो उसका चूहे ही है। हम लोग ने क्या आर्टिफिशियल नेस्टिंग के लिए, आर्टिफिशियल जो उसका नेस्ट होता है, जो बॉक्स होता है, उसको डिजाइन किया। जैसे पेड़ में उसका होल होता है, सेम होल साइज का नेक्स्ट बॉक्स डिजाइन किया। लो कॉस्ट नेक्स्ट बॉक्स एक क्या होता है, लकड़ी में से होता है और प्लाईवुड से भी होता है। उसको हम लोग डिजाइन किया। और खेत पठार में जो खेत का जो फसल का जो उसमें पेड़ होता है, उसको 15 फीट होना चाहिए, 15 फीट होना चाहिए, उसमें डाल दिया। और जो राइस का मिल है उसमें भी डाल दिया। और देखा, एक बार जो नेस्टिंग हो जाए तो 6 साल तक वहाँ ही उसका नेस्टिंग होता है। और चूहे कंट्रोल के लिए उल्लू जैसे और कुछ प्राणी है नहीं। ऐसे ही आपको मालूम है, काला ड्रोंगो बोलता है इसमें फील्ड में, असम में वो पूरा भरा हुआ है खेत पत्थर में। काला उल्लू, काला ड्रोंगो, उसका हिंदी में क्या बोलता है, द नेम ऑफ द बर्ड इज ब्लैक ड्रोंगो। इट इज a very predatory birds, insectivorous birds. This bird is very abundant here in our regions. Not here. Even I have seen in South India also, in North India also, but very few. So काला होता है, उसको ब्लैक होता है। So हम लोग ने क्या किया, एक डिजाइन किया उसका रोस्टिंग के लिए। रोस्टिंग क्या है, सिंपल है कि सीरियो के लिए पेड़ जैसा होता है, पेड़ नहीं है,
उसका देखने में जो इंग्लिश लेटर होता है टी, ऐसा 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 डिजाइन किया है। और खेत में 6 फुट का होता है, ये 6 फुट होता है। और 1 एकड़ में 10-12 ऐसे हम लोग फिक्स करता है। और ये नो बैट में, दिस इज अ ब्लैक ड्रोंगो, वन बर्ड, दिस इज अ प्रीडेटर इंसेक्टिवोरस बर्ड, ड्रोंगो, या DRONGO, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, काला काला ड्रोंगो। जो भी हो, हम लोग का जो नेचर में, खेत पत्थर में जो भी बर्ड्स होता है, चिड़िया होता है, इसका 80% इंसेक्टिवोरस होता है। क्या होता है? वो इंसेक्टिवोरस होता है। वो डिपेंड्स ऑन कीरू का ही फसल नहीं लेता है वो लोग। हम लोग सब लोग गुड़िया को जानता है कि नहीं? गुड़िया, स्पेरो को, गुड़िया को सब लोग जानते हैं। हम लोग सोचता है कि गुड़िया फसल खाते हैं, लेकिन गुड़िया का जो एपेटाइट है, उसको जो हम लोग पूरा उसको स्टडी किया, देखा गुड़िया का 60% जो मटेरियल से, फूड मटेरियल से, उसमें इंसेक्ट ही है, कीड़े, ओनली कीड़े है। सो हम लोग, आप लोग का यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि खेत में जो भी चिड़िया और अन्य प्राणी होता है, उसको हम कंजर्व करें, प्रोटेक्शन देने चाहिए उसको। और जो भी हो, कीटनाशक का, इंसेक्टिसाइड का जो व्यवहार जितना हो तो कम करें। मैं असम का जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत कृषि व्यवस्था है, उसका हम एक पुस्तक भी लिखा हुआ। और आप लोग का मालूम है, जो हमारा जो कृषि ऋषि बोलता है, कृषि ऋषि, परंपरागत कृषि, वो 1 लाख साल हो गया, किंतु उसका जो लिखा हुआ जो नची है वो 2500 का है। अभी मैडम ने बोला था, मैंने भी सुना था, तो उसका पूरा डिजिटाइजेशन भी हो गया आजकल। और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद का 2000 साल में 4 वॉल्यूम का पुस्तकें प्रिंट हो चुका है। उसमें से 100 जो ये प्रोसेस है परंपरागत कृषि का, फार्मर्स का जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, उसका भी लिखा हुआ है। हम लोग ने ये बोला, किसानों का जो ज्ञान है, किसानों का जो परंपरागत व्यवस्था है, उसमें उसका अधिकार होने चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो अधिकार, जो राइट किसानों को होना चाहिए, ये ज्ञान किसानों का ही है। अब सभी लोगों को हम, और हमारा जो विश्वविद्यालय है, असम कृषि विश्वविद्यालय, उससे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद। आप लोग सभी लोग तो किसान है, मीन्स कोई कोई जो कृषि है उसके साथ आप लोग मीन्स आपका साथ लिंक है। लेकिन मेरा जो विषय है, मैं जिसमें काम करता हूँ, वो है रेशम। रेशम आप किसी ने मीन्स साथ, रेशम के साथ किसी कोई रिलेशन है क्या किसी का? अगर है तो हाथ ऊपर कीजिए, तब थोड़ा नहीं है शायद। जो भी है, आप रेशम तो शायद पता है ना। तो जैसे नॉर्मली हम रेशम, रेशम जो हम लोग कैसे जानते हैं कि कपड़ा, कपड़ा मीन्स नॉर्मली सिल्क जो है। अभी हमारा जो सार ने जो लेके रखा है, ऐसा ये तो गामूछा है, ये कॉटन से बना हुआ है। लेकिन सार ने जो लेके रखा है वो क्या है, शायद आपको पता होगा, ये मुगा का जो क्लॉथ है। मुगा, मुगा आपको पता है कि नहीं पता नहीं। नॉर्मली हम आप लोग जानते हैं कि जो पाट कपूर, पाट कपूर आप जानते हैं ना, पाट कपूर जो नॉर्मली वो मालबेरी जो है सिल्क, वो नॉर्मली कहाँ मिलता है? कर्नाटक या मैसूर उस साइड में मिलता है। लेकिन हमारा असम पे वो भी मिलता है, पाट कपड़ा भी मिलता है। मीन्स जो इंसेक्ट से, जो मालबेरी जो इंसेक्ट है उससे बनता है। लेकिन असम पे जो स्पेशली जो असम में मिलता है वो मुगा, मुगा कई पूरा दुनिया में असम से बगले कहीं दूसरा जगह में मुगा नहीं मिलता है। जो गोल्डन सिल्क का थ्रेड मिलता है वो कहाँ, सार चला गया लेकिन मेरे पास भी नहीं है।
कल दो स्थल था वो एग्जीबिशन में, आप लोग देखा होगा। तो मूंगा जो थ्रेड है वो नॉर्मली गोल्डन कलर का होता है, और उसका कपड़ा का दाम, जैसे आप अगर एक साड़ी खरीद लेते हैं तो 60,000 जैसा प्राइस होता है। ये ओनली असम में मिलता है। और उसका जो प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल। आज तक उसका कम्प्लीटली ट्रेडिशनल जो आपका जो ज्ञान है ना, परंपरागत जो ज्ञान है वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड, उसको थोड़ा जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको थोड़ा साइंटिफिक हिसाब से थोड़ा मीन्स वहाँ डाल के थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आजकल पता है कि एग्रीकल्चर में जैसे पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड देते हैं, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर वो देते हैं। लेकिन रेशम में वो ये सभी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कम्प्लीटली जो नेचुरल है प्रकृति के साथ। तो सार ने जो काम किया है, सीरिया भी उधर आता है, सीरिया भी खाता है, और जैसे बीमार भी होता है। लेकिन जो भी है ये कम्प्लीटली ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग कंप्लीट जो उसको जो पालता है ना रेशम को, वो हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो मूंगा के, अगर आपको पता होगा कि 4 टाइप का मिलता है नॉर्मली। एक है मालबेरी, आपको पता है। एरी शायद पता होगा। एरी ऐसा नहीं है कि ओनली आसाम में ही है एरी, जैसे गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उसमें भी एरी का नॉर्मली वो पाला जाता है। तो बाकी टसर एक है, टसर में नॉर्मली उत्तराखंड और मणिपुर उस दो डिस्ट्रिक्ट और सॉरी स्टेट में मिलते हैं। तो जो भी है ये जो रेशम का नॉर्मली कंप्लीट जो प्रोसेस है, तीनों जो रेशम है वो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड ही है, और वहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लाके थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो आपका साइट इतना मीन्स मालूम नहीं है कि शायद किया भी नहीं होगा, तो जो भी है। लेकिन आप लोग तो कपड़ा तो सिल्क का तो पसंद करता है, शायद शादी में या पहनने के लिए। एरी ऐसा टाइप का कपड़ा है, आप अभी गर्मी में पहनेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगा, आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। लेकिन अगर आप विंटर में लेते हैं तो ठंडा टाइम में लेते हैं, लेकिन आपको हीट हीट बाहर जाने के लिए नहीं देता है, तो आपको ज़्यादा थोड़ा वार्म फील आता है। तो वो आपका स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके अलावा भी बहुत उसका प्रयोग है। लेकिन जो सर ने इतना बढ़िया लेक्चर दिया है, मीन्स बात कहाँ है, वहाँ पे जितना सारे यहाँ पे बताया है वहाँ पे भी पूरा सब पूरा वो एप्लीकेबल है। जैसे एरी का मूंगा का जो प्रोडक्शन है ना, बहुत लाभजनक है। अगर ये कंपेरेटिव जो इकोनॉमिक्स है, मीन्स इसमें कितना खर्चा है जैसे कोई दूसरा एग्रीकल्चर में, और ये रेशम में कितना प्रोडक्शन कॉस्ट जितना कितना होता है, अगर वो हम लोग कंपेयर करके देखें तो रेशम में आपको बहुत कम टाइम में, जैसे रेशम का अभी इस सीजन में मीन्स अगर करेंगे तो ओनली 25 डेज में आपका क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है। मीन्स वहाँ पर 5 स्टेज होता है, विदिन 25 डेज आपका क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगा। और मूंगा के लिए अगर मूंगा करेंगे, मूंगा तो ओनली असम में मिलता है, अगर मूंगा करेंगे तो विदिन 25,000 आपको अगर 1 किलो सीड, वो तो सीड मीन्स नॉर्मली उसका एक डिमा जो होता है ना, तो 1 किलो सीड का दाम 14,000 होगा। उसका आपका प्रोडक्शन होगा जो हमारा जो स्टैंडर्ड है 60,000 होगा। तो एक का प्राइस होता है 4 रुपीज़ आपको मिलेगा ही। तो आप कर दीजिए 60 × 4 कितना हो गया, 2,40,000। तो 14,000 करके 2,40,000 कंप्लीट लेना सरल। ये सिंपली एक जो मूंगा होता है नॉर्मली वाइल्ड कंडीशन में, मीन्स आपका प्लांट बाहर में रहेगा, आप नीचे लगा दीजिए, ऊपर चला जाएगा, जो वहाँ पे पूरा पट्टा वो खाने लगेगा। उसके बाद अगर पट्टा कम हो गया तो नीचे आ जाएगा, आप दूसरा प्लांट में ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद खत्म। नॉर्मली 2 ही ट्रांसफर करना है। तो विदिन 25 डेज आपको मिलेगा 15,000 खर्चा करके। मान लो आप थोड़ा 2 सारा और काम करने के लिए 2 सारा लेबर लगा लीजिए, लेकिन विदिन 25 डेज। लेकिन वो विंटर होने से उसका पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि लिए ठंडा है ना, ठंडा में हाँ ठीक है। तो ठंडा में थोड़ा उसका जो लॉन्गेविटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो विदिन 25 डेज आप टू 40 डेज मीन्स अगर विंटर में जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लो 30 डेज एवरेज, तो 30 डेज में आपको मिलेगा 14,000 खर्चा करके आपको 2,40,000। आउटडोर ईयरिंग है, थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छा कमाई मिलता है।
लेकिन थोड़ा अभी जैसे आपको पता है कि ग्लोबल वार्म मीन्स जैसे वार्म अभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे हम लोग कैसे उसको मैनेज करें, हम लोग उसका टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको थोड़ा मैनेजमेंट का प्रैक्टिस हम लोग दे देते हैं। एरी थोड़ा कम होता है, लेकिन एरी का ये है, एरी आपको पता है कि जो एरागस है, केस्टर, केस्टर साइड उस साइड में ऑयल शीट के लिए कोई कल्टीवेशन करता है क्या? ऑयल शीट केस्टर साइड नहीं किया है। तो वो ऑयल शीट जैसे सीड निकालने के लिए आपको सॉरी ऑयल शीट के लिए आप सीड निकाल लीजिए, पट्टा को कीड़ा को खिला दीजिए। उसके बाद जो निकल के आएगा, जो कोकोन बनेगा, उसमें भी आपको अगर 1 किलो उसका जो इसको क्या नेस्ट अगर मिलेगा, वो सेल बोलते हैं, वो 1 किलो मिलेगा तो उसका प्यूपा मिलता है 5 to 6 किलो। तो प्यूपा का जो प्राइस है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 500 पर किलो। तो उसमें भी बहुत लाभ है। मीन अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो सेंट्रल सीडपुट मेरा साइड, अगर ज़रूरत है तो मेरा नंबर भी इधर लिख देंगे, तो आप फ़ोन में भी पूरा बता सकता है। वेरी वेरी इजी। एग्रीकल्चर में बहुत मीन्स ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मीन्स बहुत ये मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है, टाइम कम लगता है। आप लोग तो जैसे जेंट्स लोग तो खेत में जाता ही है, घर में जो आपका परिवार मीन्स लेडीज लोग रहता है ना, उन लोग घर में भी कर सकता है, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपली केस्टर पट्टा सही है एरी करने के लिए। मुगा तो आप बाहर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिए मुगा होस्ट प्लांट और बाहर में प्रॉब्लम है, ओनली अवेलेबल इन असम ओनली, और जैसे एरिया नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। तो एरी करने के लिए ओनली केस्टर का पट्टा सही है, और आपका घर का अंदर में सभी काम हो जाता है। विद इन 25 to 30 डेज आपको पूरा फसल मिलेगा, और बहुत अच्छा आपका प्रोडक्शन भी मिलेगा, और इकोनॉमी आपका जो इनकम है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एरी करेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कीड़ा मरेगा भी नहीं। तो आप ऐसे ही तो केस्टर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है पता नहीं ना, वो तो वाइल्ड है, कहीं पर रोड साइड में मिलता है। अभी तो पद्मश्री भारत भूषण जी बोल के गया है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल के गया है, तो उसका बाद मुझे लगा है मेरे लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो फिर मैं कुछ बात पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं ना कोई किसान हूँ, ना मैं कोई किसान के रिलेटेड सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आप लोग को मालूम है, जो रास्ता ब्रिज ये सब बनाते हैं, तो उसी का मैं आदमी हूँ। मतलब इन शॉर्ट ये बालू कंकड़ का आदमी है। लेकिन पिछले 3 साल से मैं इस सब्जेक्ट को बेहतरी से देख रहा हूँ, करीबी से देख रहा हूँ कि हम कहाँ खो गए। ये एक कहानी है, आप लोग कैसे ले, ये आपका खुद का मंशा है, खुद का मामला है। कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाया, तो यशोदा मैया ने उसको देखा, देखने के बाद उनको बोला कि मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाया है। तो कृष्ण भगवान जो पहले खोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में बहुत जिद करने के बाद मुंह खोल के दिखाया। मुंह खोल के दिखाने का बाद यशोदा मैया ने देखा कि इनका अंदर तो सारा विश्व ब्रह्मांड है। हमने इसको सोचा ये कोई साधु का स्टोरी है, माइथोलॉजिकल थिंग्स है, स्टोरी टेलिंग है, ये हमने उसमें ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है कि हम अंतर्मुखी होने का जगह में हम बहिर्मुखी हो गया। मतलब हम बाहर का चीज को सबको अच्छा लगता है। कुछ एग्जाम्पल दूंगा, बुरा लगने से बुरा लग भी सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ तो साफ बोलता हूँ। मैं कोई सोचता नहीं हूँ कि मेरे को दोबारा बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, ये सोच के मैं बात नहीं बोलता। सब कुछ बाहर वाला का अच्छा लगता है। बगल वाला का बच्चा इंजीनियर बन गया तो मेरा बच्ची को भी इंजीनियर बनाना ही है, कैसे भी करो, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर एक खेती भी वैसा ही आया। आज का डेट में जो खेती है वो खेती नहीं रहा। आप लोग भी बाद में कहीं पे भी देख सकते हो, रिसर्च पेपर इसमें बहुत अवेलेबल है, गवेषणा पत्र बहुत अवेलेबल है, कि जिस वेजिटेबल्स में, जिस फल में उसका खुशबू नहीं है, वो वेजिटेबल फल खा के कुछ फायदा नहीं। क्योंकि एरोमा जो होता है वो एरोमा मेडिसिन होता है। ये हिपोक्रेट्स ने भी माना। हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आपको सबको मालूम है हिपोक्रेट्स ग्रीक था, तो उनको भी उन्होंने भी माना है फूड इज मेडिसिन, एंड उन्होंने बाद में फिर बोला लेट फूड बी द मेडिसिन। अभी जो
न्यूट्रिशन के बारे में बोला है, न्यूट्रिशन के बारे में बोला है। हम सुबह से शाम तक एप्पल खाते हैं, केला खाते हैं, आम खाते हैं, कुछ सब खाते हैं, लेकिन फिर भी बदन में तंदुरुस्ती नहीं आ रहा है। कहां से आएगा? वो तो पॉइजन खा रहा है। ये सारा विश्व का विज्ञानी जो गवेषणा करता है, मैं तो ज्यादा देश का नहीं पढ़ता, विदेश का पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा मन में मनसा हो गया कि मैकडोनाल्ड बोलेगा तो सही है, मुकुल बड़ा बोलेगा तो गलत है। एम आई राइट और रॉन्ग? दैट इज द साइकोलॉजी वी इंडियंस हैव बिल्ड अप अमंगस्ट अस। इसीलिए मैं मैकडोनाल्ड का बातें बोलता हूँ। मैकडोनाल्ड ने खुद लिख के गया अपना बुक में इंट्रोडक्शन में कि इंडियन का जो लिटरेचर है, these are all scientific literature and one generation is sufficient to go through all the literature. तो ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए है कि आज का डेट में वोमेन्स का अंदर में मेल का थोड़ा सा रेट कम है, वोमेन्स का अंदर में इनफर्टिलिटी बहुत आता है। आप समझ सकते हो कि एक पेस्टिसाइड ने अगर कोई कीड़ा को मार सकता है तो आपका अंदर का भ्रूण भी मार सकता है, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आया। इनफर्टिलिटी क्लिनिक का सामने लाइन बाय लाइन खड़ा है कि हमको बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। बच्चा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका खून में जो जहर पैदा हुआ है, जो केमिकल जो आप स्प्रे किए थे, जो रिटेंशन होकर आपके शरीर के अंदर में चला गया, ये आपका भ्रूण पैदा होने ही नहीं देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं आपका नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप भी दे दूंगा, आप इसको खोज के मैं आपको, मेरा लैपटॉप में भी है, अभी बैग में है, लेकिन खोजने के लिए टाइम लगेगा, वो पेपर में आपको दे सकता हूँ। ये पेपर कोई भारतीय गवेषक का नहीं है, ये विदेशी ने भी बोला है, लेकिन हमको नहीं बोला गया। ये लॉकडाउन हुआ, मेरे लिए सुनहरा सपना आया कि मैं इसमें पूरा खोज करना शुरू किया। पिछले 3 साल से मैं इसको खोज कर रहा हूँ। अभी इसको मैं आदमी का सामने बोलता हूँ तो बिना सोच समझ के बोलता हूँ, क्योंकि मेरा पास सारा तथ्य मौजूद है। किसका मौजूद है? वो देसी का नहीं है। किसका है? मैकडोनाल्ड का है। किसना है? कोलेब्रुक का है। किसका है? वॉलसॉट का है। किसका है? विल्सन का है। क्योंकि हमारा मनसा ऐसी ही है कि विल्सन बोलेगा तो सही है, अगर पंडित जी बोलेगा तो गलत है। तो ये मिट्टी कैसे खत्म हो गया? मिट्टी हमारा खत्म हो गया। आज का डेट में हमारा मिट्टी है ही नहीं। ये मिट्टी का नाम पे कुछ और ही है। कैसे है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, मिट्टी में जब आप खाद दोगी, ये खाद देने का बाद मिट्टी का ग्रेन साइज बदल जाता है। इसलिए सुना है, ये बालू मिट्टी में पानी रहता है क्या? तुरंत या तुरंत सूख गया ना। तो ये केमिकल जो फर्टिलाइजर जो आप आज का डेट में हम यूज कर रहे हैं, वो यूज करने का बाद में क्या होता है, हम सॉइल मैकेनिक्स का है, इसीलिए हमको ग्रेन साइज पता है। तो इसका ग्रेन अगर 0.5 माइक्रोन था, ये जाके 7 माइक्रोन बन गया। 0.7। जब ये 0.7 माइक्रोन बन गया, इसका रेंज कहां पे चला गया? बालू का रेंज में चला गया। आपको समझ में आया? ये कोटिंग हुआ, कोटिंग हुआ, कोटिंग हुआ, जैसे कपड़ा में गंदी नहीं होता है, ये बहुत दिन नहीं धुलाई करके तो काला हो जाता है पूरा, उसका अंदर में कितना कोटिंग है आप भी मालूम नहीं। ऐसा कोटिंग होते होते ये क्या हो गया? क्ले से ये मिट्टी से ये बालू हो गया। तो बालू होने का बाद आप जितना भी कोशिश करोगे, आप पेड़ पौधा लगाएंगे तो इसका मैक्सिमम उसको चाहिए 1 फीट, 18 इंच, 6 इंच से 18 इंच तक उसका रेंज है, जिसमें पेड़ पौधा का जो रूट वगैरह होते हैं वो जाते हैं। पेड़ पौधा इन द सेंस बड़ा वाला का बारे में नहीं बोला है, जो हम खाते हैं उसका बारे में बोल रहा है। बड़ा लगा तो खाद देने का जरूरत नहीं है। कभी देखा है कि बड़ा बड़ा पेड़ खाद के लिए जिंदा है? नहीं, उसको खुद का साधन खुद कमाता है। लेकिन ये खुद नहीं कमाने का चक्कर में क्या मेरा तो मिट्टी खत्म हो गया। अभी हम बहुत किसान को बोलते हैं कि यू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू गो फॉर नेचुरल फार्मिंग, तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा खेती में तो सब फसल होता नहीं है। मैं बोला आपने कितना साल से ये यूज किया? बोला पिछले 10-15 साल से यूज किया। क्योंकि ये अभी मिट्टी जो है ये निशा युक्त हो गया है। निशा युक्त मतलब क्या है? कोई आदमी दारू पीता है तो उसको चलने के लिए दारू तो चाहिए। जो आदमी मिट्टी में आप खाद डालते डालते गया है, वो बिना खाद में वो जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है। जो रूट्स होता है, बोलिए, हाँ, ड्रग का नशा जैसा हो गया, क्योंकि उसका रूट को जो भी केमिकल जो भी मिनरल्स उसको लेना है मिट्टी से, वो कहाँ से मिलता है? थ्रू रूट्स मिलता है। रूट्स कैसे मिलता है? उसको पानी में रूट्स होगा, पानी का थ्रू से ये अंदर आएगा, क्योंकि उसको पानी रहता नहीं है। तो आपको वहां पे डीएपी यूरिया जो भी देना है दे दीजिए। तो ये तो एक विषय है जिसके लिए हमारा स्वास्थ्य आज का डेट में नहीं है। ये WHO का रिपोर्ट में लिखा है कि ये विश्व का पहला देश बन जाएगा जिसमें पूरा आदमी डायबिटिक बन जाएगा। कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा। हम लोग डायबिटिक नहीं थे,
हमको डायबिटिक बनाया गया क्योंकि उनका व्यापार चलना है, हम कस्टमर है। अब 140 करोड़ है, आप समझ लो 140 करोड़ में से अगर जो 20 करोड़ का भी कोई ये जो डिजीज है, प्रेशर शुगर का डिजीज है, तो 20 करोड़ का एक एक टेबलेट का दाम कितना हुआ? 1 रुपया करके समझ लीजिए, 2 टेबलेट खाता है आदमी लोग प्रेशर शुगर का, तो 2 रुपया करके 40 करोड़ एक दिन में, 365 दिन से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना करोड़ आते हैं देखिए। ये व्यवसायी है, ये व्यवसायी है। तो इसको खत्म कैसे करेंगे? इसको खत्म करने हाँ, इसको खत्म करने का एक ही इलाज है कि हमको नेचुरल फार्मिंग में जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक नहीं करेंगे तो सारा हम लोग केमिकल्स खा के हम लोग मर जाएंगे, या तो क्या होगा, पैसा खर्चा हो जाएगा लेकिन लाइफ नहीं आएगा, जमीन चला गया, जायदाद चला गया, हाथ में जो रुपया था, पैसा था, सब चला गया। अंत में एक बात बताता हूँ, आज का डेट में आप पूछिएगा तो इधर भी कई होगा जिसका अभी किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी का प्रॉब्लम कहाँ से आता है? किडनी के लिए पोटेशियम चाहिए, समझ लीजिए, लेकिन उसको मात्रा ठीक किया हुआ है भगवान ने, नेचर में जो दिया है हमारे लिए ठीक किया हुआ है, हाँ ठीक किया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो साग सब्जी होता है उसमें जो पोटेशियम फर्टिलाइजर दिया जाता है उसका कुछ अंश उसमें रह जाता है, वो रह जाने का बाद ये जाके किडनी में जो असर करता है, उसके लिए आदमी का, बहुत सारा आदमी का आजकल किडनी का प्रॉब्लम है। आप यहाँ भी अगर 200 आदमी है तो चेक करवाएगा तो हर एक आदमी का कुछ ना कुछ कैटिनिन भरा रहेगा। ये सबके मुक्ति के लिए ये हमको प्राकृतिक खेती में जाना पड़ेगा। ये ऋग्वेद का टाइम से आ रहा है, क्योंकि ये इंडिया में, भारत में पैदा हुआ अपना देश में, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन का नाम नहीं दिया गया है। एग्रीकल्चरल इवोल्यूशन शुड बी टर्म्ड एज ए इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 0, लेकिन ये नहीं दिया गया क्योंकि हमारा देश है, इसलिए नहीं दिया गया। तो हम यही बोलते हैं कि अपना घर में जाके देखिए, बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में जो है वो शोकेस है, अंदर में जो कुछ है वो ओरिजिनल है। ये बात बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ये समय देने के लिए हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, धन्यवाद। हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारा परम मित्र प्रदीप बोरा जी, जो जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद खड़गपुर से वो मास्टर डिग्री किया, IIRI से PhD किया, और उनका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अभी बहुत दिन का उसका काम का अनुभव है। उसके बाद अभी एक नेशनल सेंटर पे डायरेक्टर है लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कनेक्शन करने के लिए, अभी तो मैं जानता हूँ अभी स्थान कम है, मगर वो इधर खड़ा हो जाए मतलब कनेक्शन हो गया। ये कनेक्शन करने के लिए मैं उसको कृपया अनुरोध करता हूँ। भूखा पेट तो सीखा नहीं जाता है, ज्ञान पता नहीं जाता है भूखा पेट में। लगता है आप लोग अभी फिर भी बुला के लाया तो और आप लोग के पास आया हूँ तो बोलना पड़ेगा एक दो शब्द, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से हूँ, जल शक्ति मंत्रालय का जो अनुष्ठान है उसी से मैं हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभी जल शक्ति मंत्रालय में 2 प्रोग्राम चल रहा है। एक अमृत सरोवर का आप सुने होंगे, तो अमृत सरोवर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है सब लोग एक साथ जोड़े कि अमृत सरोवर हम बनाए। लेकिन ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अमृत सरोवर अभी नाम दिया है क्योंकि अमृत काल में दिया है, अदरवाइज जो पानी के लिए पुखरी जो हमारा था ना, पूरा ईस्टर्न इंडिया में ये एक कल्चर ही था, हम लोग भूल गए। इसलिए हम अभी भी आग्रह करते हैं कि आपके जो खेत है उसमें कोने में, ज्यादा नहीं, 10 फीट बाय 10 फीट एक तालाब बनाए, तालाब नहीं बोलूंगा, वो पुखरी बनाओ, छोटा सा पुखरी है, उससे बहुत काम आता है। वो धीरे धीरे आप सीखेंगे, देखने बाद, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हम लोग भूल गए, इसलिए हम नहीं बनाते हैं वो पुखरी। वो प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कि आप अगर खेत में पानी का एक छोटा सा पुखरी बनाएंगे तो उसका जो फायदा होगा वो आप गिन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं दोबारा वो बोलना चाहता हूँ, ये मंत्रालय का एक प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग काइंडली उसको फॉलो कीजिए। तो आप लोग सब जानते हैं कबीर का दोहा तो बहुत पॉपुलर है, रहीमन पानी रखियो बिन पानी सब सुनो, अब सब लोग जानते हैं, तो उसी को अमल कीजिए। बिना पानी आप लोग जितना भी पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, जो भी करेंगे, बिना पानी सब सुन, कुछ नहीं होगा। तो पानी का जो संरक्षण के लिए जो मतलब ये पहल है मिनिस्ट्री का, वो आप लोग जुड़ जाइए, वो मेरा आग्रह है।
एक्चुअली मैं कुछ आसाम के जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है पानी संरक्षण के लिए वो बोलने वाला था, लेकिन समय कम है इसलिए वो उसमें नहीं जाऊंगा। फिर भी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आपको आईटीके का किताब दिखाया है उसमें दो ऐसा बात किया गया है, वो राइस मतलब जो पेडी का धान का खेती का आप लोग करते हैं ना, उसके लिए काफी जरूरत है। एक है कि जो अगस्त और सितंबर महीना, जो आसिन कार्तिक और आसिन महीना में वो ऐसा बोला गया है कि पानी ऐसे रखिए आप जैसे राजा रानी को रखते हैं। मतलब असमीज में बोला गया कि আহিন काटी में राखीबा पानी जने कोई रखे रोजाई रानी। दैट मीन्स जैसे राजा पानी रखते हैं ऐसे आसिन और कार्तिक में पानी रखिए पठार में, आपका खेत में। और दूसरा ये भी बात कहा गया है, जब आपका मतलब खेत थोड़ा अंडुलेशन होता है, समान नहीं है, तो ये भी बोला गया है कि आप मतलब बहुत पास आप जो बांध होता है वो बनाइए, उसमें आप मतलब जो पेड़ी है वो भी कर सकते हैं। अगर पहाड़ भी हो आपका, अगर पास आप वो पठार के लिए जो आली आप लोग वो रहते हैं ना, थोड़ा बांध बनाते हैं ना, हाँ कड़िया जो बनाते हैं वो मतलब पास दीजिए। वो अगर वो करेंगे तो आप पहाड़ में भी आप धान का खेती कर सकते हैं। वो दो काफी अच्छा बात बोल के गया है, वो जो आईटीके में भी शायद लिखा हुआ है, क्योंकि ये काफी कॉमन है आसाम में, तो हम लोग फॉलो करते हैं। तो बाकी तो अब और दूसरा मैं बोलूंगा नहीं, हम लोग का ट्रेडिशनल काफी लंबा स्टोरी हो जाएगा। फिर मैं दोबारा ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो मतलब जो आग्रह है कि अमृत सरोवर वो बड़ा नहीं चाहिए, हमें बड़ा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 10 फुट बाय 10 फुट या 15 फुट बाय 15 फुट का आपका पोखरी बनाइए पठार में, उसका बहुत सारा फायदा है। और दूसरा, जहां पानी गिरता है वही रखने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद।